नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था की आज ये हमारी पहली क्लास है। चलिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है, राज्य व्यवस्था होती क्या है। चलिए देखते हैं। संविधान उन नियमों, कानूनों, परंपराओं का संग्रह या समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। आपसे पूछ ले संविधान क्या है, तो संविधान उन नियम, परंपराओं, कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। और शासन का संबंध कि देश की आर्थिक नीति, देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, ये संविधान के आधार पर तय होगा। तो संविधान के आधार पर तय होगा, तो इस वजह से जीएसटी अधिनियम लाया गया। देश की सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, ये संविधान के आधार पर तय होगा। तो सामाजिक से समाज में लोगों को रोजगार देना है, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। तो हमको शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। देश की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के आधार पर तय होती है। जैसे कि देश का पीएम कौन बनेगा, ये संविधान के आधार पर तय होगा। देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये संविधान के आधार पर तय होगा। लेकिन किसी स्त्री का पति कौन बनेगा, ये उसकी चॉइस के आधार पर तय हो सकता है। लेकिन देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये संविधान के आधार पर ही तय होगा। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। विधि का मतलब होता है कानून। बड़े से बड़े फैसले भी देश में संविधान के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। आपसे पूछ ले कि संविधान का स्वरूप कैसा है, तो संविधान के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है, जबकि राज्य व्यवस्था का स्वरूप व्यावहारिक है। जैसे आपका संविधान में एक आर्टिकल बहुत ही प्रसिद्ध है, 17। ये अधिकतर परीक्षाओं में आता रहता है, ये सभी को पता है। आर्टिकल 17 इसमें दिया गया अस्पृश्यता विधि के अधीन दंडनीय अपराध है। संविधान अस्पृश्यता करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है और अस्पृश्यता की मनाही करता है। लेकिन जब इस आर्टिकल को हम व्यवहार में लागू करेंगे तो बहुत सी हमको समस्या आएंगी। जैसे अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत क्या है और कैसी होगी, यानी कि किस प्रकार से छुएं तब छुआछूत मानी जाएगी, तब अस्पृश्यता मानी जाएगी। विधि के आधार पर दंड दिया जाएगा, तो वो विधि कौन सी है, एक तो ये समस्या आएगी आपके सामने। और दंड दिया जाएगा तो कौन सा दंड दिया जाएगा। दंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आर्थिक, एक होता है आपका शारीरिक। और आर्थिक में आपका आ जाता है जुर्माना, और जुर्माना भी
लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, 5 रुपये या 500 रुपये। और शारीरिक दंड 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कारावास, एक होता है मृत्युदंड। यानी आप यदि कोई अस्पृश्यता करता है, पहली बार करता है, तो कौन सा दंड दोगे, आर्थिक दोगे, शारीरिक दोगे, और शारीरिक में भी कौन सा दोगे, तो दूसरी बार करने पर क्या दंड का प्रावधान है। तो ये इस आर्टिकल को व्यवहार में जब हम लागू करेंगे बहुत सी समस्याएं आएंगी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में लिखा है मूल अधिकारों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। आर्टिकल 12 से 35 तक और भाग 3 में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि हमारा आर्टिकल 17 12 और 35 के बीच में आता है। तो आर्टिकल 17 भी एक मूल अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकारों पर किसी भी राज्य का विधानमंडल नियम नहीं बना सकता। मूल अधिकारों पर केवल देश की संसद ही विधि बना सकती है। तो संसद ने आर्टिकल 35 का प्रयोग किया और उसने 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित कर दिया। और इसमें इस अस्पृश्यता की व्याख्या कर दी गई, इस विधि की व्याख्या कर दी गई और दंड का प्रावधान कर दिया गया कि एक बार करने पर आपको क्या दंड दिया जाएगा, दूसरी बार करने पर क्या दंड दिया जाएगा। इस अधिनियम का नाम बदलकर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो हम अगर इस भाग को पढ़ रहे हैं तो केवल संविधान पढ़ रहे हैं, और केवल इस भाग को पढ़ रहे हैं तो केवल राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। हमको परीक्षा की दृष्टि से संविधान भी पढ़ना है और राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है, क्योंकि हमारी परीक्षा के सिलेबस में संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नाम से सिलेबस होता है। अब राज्य व्यवस्था में हमको पढ़ना क्या है, चलिए ये देखते हैं। संविधान में तो हमको पता है कि सभी अनुसूचियाँ, सभी भाग, सभी अध्याय, सभी आर्टिकल, सभी संशोधन पढ़ने हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था में हमको क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारी राज्य व्यवस्था संविधान के साथ साथ कंप्लीट हो। तो राज्य व्यवस्था में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो राज्य व्यवस्था में आता है पहला संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय। तीसरा आता है संस्थाएं। जब हम कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो हमको ये देख लेना चाहिए कि उस अनुच्छेद से संबंधित कोई संसद का कानून तो नहीं है, उस अनुच्छेद से संबंधित न्यायालय के निर्णय तो नहीं है, उस अनुच्छेद से संबंधित कोई संस्था तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमको राज्य व्यवस्था को पढ़ना चाहिए। जैसे अब संसद के कानूनों में राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ये पढ़ना है, ये संसद का कानून ही है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 ये पढ़ना है। नागरिकता अधिनियम 1955, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ऐसे बहुत से संसद के कानून हैं जो हमको पढ़ना चाहिए। जो भी कानून किसी अनुच्छेद से रिलेटेड हैं तो वो हमको अवश्य ही पढ़ना चाहिए।
जब किसी अनुच्छेद से संबंधित कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो हमको वो भी पढ़ना चाहिए। जैसे आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए को पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। जब हम आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए को पढ़ेंगे तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। तो जब केवल हम इतना पढ़ेंगे तो केवल हमने संविधान का हिस्सा कंप्लीट किया है, ना कि राज व्यवस्था का हिस्सा। तो हमको इस अनुच्छेद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है या संसद का कानून भी है, हमको ये भी पढ़ना चाहिए। तो इससे संबंधित, क्योंकि हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 19 का क्लोज 1 के सब क्लोज ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। तो एक केस हुआ इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ, ये हुआ 1985 में। जब ये 1985 में हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रख दिया है। ठीक, तो हमको ये भी पढ़ना है। अब क्यों रखा है ये जब हम एफआर पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। जब हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को भी पढ़ेंगे। इसी आर्टिकल 19 के तहत एक मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस है, ये हुआ था 1978 में। और इसमें ये विदेश जाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार। तो ये भी हमारा आर्टिकल 19 में आता है। तो जब भी हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे, संबंधित कोई संसद का कानून तो नहीं है, इससे संबंधित कोई न्यायालय का निर्णय तो नहीं है, तो मिलाकर पढ़ेंगे हम। तब जब हम मिला के पढ़ेंगे तब हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंप्लीट होगा। चलिए संस्थाएं देखते हैं। राज्य व्यवस्था में हमको 3 चीज़ पढ़नी होती हैं: संसद के कानून, उसके बाद न्यायालय के निर्णय, इसके बाद हम पढ़ते हैं संस्थाएं। संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संवैधानिक संस्थाएं, नंबर 2 असंवैधानिक संस्थाएं, नंबर 3 गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिसका उल्लेख संविधान में दिया गया है। जैसे आर्टिकल 279 ए में दिया गया जीएसटी आयोग, आर्टिकल 280 में दिया गया वित्त आयोग, आर्टिकल 338 में दिया गया एससी आयोग, आर्टिकल 338 ए में दिया गया एसटी आयोग। तो ऐसे जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में दिया गया है तो वे सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं होंगी। तो इनको तो हम संविधान पढ़ते हैं तब पढ़ लेते हैं। संवैधानिक संस्थाएं ये देश विरोधी हैं। संविधान इनकी स्थापना की अनुमति नहीं देता क्योंकि ये देश विरोधी हैं। जैसे उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नक्सलवादी खालिस्तानी संगठन। तो ये हमारी देश विरोधी संस्थाएं हैं। इसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? ये संविधान विरोधी नहीं होती हैं, ये संविधान विरोधी नहीं हैं और इनका
उल्लेख भी संविधान में नहीं है। आपसे पूछ ले गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं संविधान विरोधी नहीं होती हैं और इनका उल्लेख भी संविधान में नहीं होता है। गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है सामुदायिक, नंबर 2 होती है कार्यकारी। सामुदायिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो संसद के कानून से बनती हैं। जब संसद को ये निश्चय हो जाए कि किसी भी विषय पर संस्था बनाना बेहद ज़रूरी है, तो संसद उस विषय से संबंधित एक संस्था बना सकती है, जैसे महिला आयोग, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब कार्यकारी संस्थाएं क्या होती हैं? इनका निर्माण राष्ट्रपति के आदेश से मंत्रिमंडल करता है। जैसे आपको पता है कि योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, तो वैसे ही योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ऐसे नीति आयोग, ठीक। अब आपसे पूछ ले कि नीति आयोग कैसी संस्था है, तो कार्यकारी संस्था है। अब हमको आज से संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना है। संविधान का वर्गीकरण आपसे पूछ ले संकलन के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखित, अलिखित। ऐसे ही उद्गम के आधार पर 2 प्रकार का होता है, निर्मित और विकसित। संघ के आधार पे 3 प्रकार का होता है, संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघात्मक। और संशोधन के आधार पे 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कठोर, लचीला, मिश्रण। तो इन शब्दों की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।